हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 एमसीक्यू करने वाले हैं जो करंट अफेयर से हैं। तो जैसा कि आपको पता है साइंस एंड टेक के अंदर काफ़ी चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, तो मैं बार बार उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनके ऊपर हम बेसिक प्लस करंट अफेयर दोनों को मिक्स करके वहाँ पे उसको प्रिपेयर करते हैं, है ना। क्योंकि सीधा करंट अफेयर क्या अकेले से हो जाएगा काम, ये भी बात गलत है। क्या अकेले बेसिक से हो जाएगा, नहीं। तो दोनों का मिक्सचर चाहिए। जो करंट में है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जिससे जो है हम अच्छे मार्क्स ले पाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ड्राई आइस, है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे स्पेस वेदर की बात करेंगे, अरोरास की बात करेंगे। देन उसके बाद हम जीन एडिटिंग की बात करेंगे एंड देन न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वो है ड्राई आइस के ऊपर। रिसेंटली न्यूज़ में था, कुछ लोगों ने कंज्यूम कर लिया, है ना, कि बहुत ठंडा है तो मतलब कालजे ठंड पहुँच ली मतलब क्या कंज्यूम क्यों सोच के किया, उन्होंने बोला कि माउथ फ्रेशनर है, मतलब ठीक है ना, अलग अलग लोगों के करिश्मे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? ड्राई आइस एंड लिक्विड नाइट्रोजन आर बोथ कॉमनली यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। सेकंड है ड्राई आइस इज कोल्डर देन लिक्विड नाइट्रोजन। थर्ड है लिक्विड नाइट्रोजन इज मोर कॉमनली एम्प्लॉयड इन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आपने देखा ड्राई आइस है, ठीक है, छाप दिया कि ड्राई आइस के अंदर क्या होता है। अब हमें क्या देखना है जो न्यूज़ में नहीं है उसके साथ, वो है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ड्राई आइस और न्यूक्लियर जो लिक्विड नाइट्रोजन दोनों को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है कि जो करंट में है उसके साथ साथ उसका भाई बहन जो है उसको भी देखना जरूरी है। सो पहली स्टेटमेंट है ड्राई आइस एंड लिक्विड नाइट्रोजन दोनों कूलिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। देन ड्राई आइस इज कोल्डर देन लिक्विड नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट गलत है। देन लिक्विड नाइट्रोजन इज मोर कॉमनली एम्प्लॉयड इन प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, ये ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चलते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो बी आंसर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कितनी हमारी 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो बी आंसर इसका आ गया, ठीक है दोस्तों। ओके, सो ड्राई आइस एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर है, सॉलिड के अंदर। अब देखो, जो नॉर्मल अपनी आइस होती है वो सॉलिड है, उसको आप हाई टेम्परेचर करोगे तो किसके अंदर जाएगी? लिक्विड के अंदर जाएगी। देन उसके बाद वेपर बन जाएगा और जरा हीट अप करेंगे। सो यहाँ पे जो है, अगर मान लो मैं बोलूँ कि कोई चीज़ को जो है नॉर्मल आइस रख के आप प्रिजर्व करो, तो आइस जब पिघलेगी, है ना, लेट से आप ए पॉइंट से बी तक जा रहे हो, ठीक है, आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो आपने जो है नॉर्मल आइस जो है ना, घर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ कर लिया ताकि भाई इसको रख देते हैं, तो वो तो पिघल जाएगी, पानी छोड़ देगी, तो सारा कुछ खराब हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस बेसिकली जो है सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म के अंदर जाती है, तो लिक्विड जो स्टेज है उसको मिस कर देती है, तो वो सीधा ही तो ऐसा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत से जो है मैजिक शो करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे गैस वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे बनाते हैं, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लगता है देखने को। वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, कोई चीज़ को प्रिजर्व करना है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अंदर दिक्कत है कि मान लो आपने उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वहाँ पे एक तो फ्रॉस्ट बाइट होती है। जैसे मान लो ऐसे हाथों से आप सीधा मत उठाओ, इतनी ठंडी होती है, यहाँ फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। या फिर किसी ने कंज्यूम कर ली वहाँ पे भी, तो उनको खून की उल्टियाँ या बर्न हो सकता है। तीसरी बात है कि इसको अगर हम क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर अगर रखें और खोलें उसको, तो वहाँ पे अगर हम मौजूद है तो ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिप्लेस कर देगी वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? दम घुटने लगेगा। तो ये सारे इसके इशू हैं। अगर हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करें, इसका टेम्परेचर देखो -78.5 डिग्री या फिर 109.3 डिग्री फ़ारेनहीट की बात अगर करते हो तो, लेकिन जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका 320 के आसपास जो है फ़ारेनहीट, इतना लिक्विड जो है वो टेम्परेचर है, तो माइनस के अंदर ये जा रहा है, तो ये जो है ज़्यादा कोल्डर होती है। तो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देना है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन करनी है कोई बायोलॉजिकल सैंपल की, वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोनों के अपने यूज़ हैं, दोनों फील्ड के अंदर यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंस जो है मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या इसके अंदर है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है स्पेस वेदर के ऊपर। रिसेंटली एटमॉस्फेरिक स्पेस वेदर काफी ज्यादा न्यूज में। एटमॉस्फेरिक वेदर एंड स्पेस वेदर, इन दोनों में क्या फर्क है? स्पेस वेदर के बारे में है, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग स्पेस वेदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला गया है। अर्थ का इंटरनल हीट है, कॉस्मिक रेज है, सोलर रेडिएशन एंड सोलर फ्लेयर है, प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर है, क्या है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्पेस वेदर की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज सोलर रेडिएशन एंड सोलर फ्लेयर। ये प्राइमरी सोर्स है।
ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो टेरेस्ट्रियल वेदर है अपना, जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज़्यादा ये सारा रहता है, जो ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत सी जो चीज़ें चेंज होती है, हीट है ना, हीटिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हवा इधर उधर, ये सारी चीज़ें होती है। स्पेस के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर हम जो है चार्ज पार्टिकल को देखते हैं, तो वहाँ पे सोलर एक्टिविटी है ना, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड, ये सारे फैक्टर जो है स्पेस वेदर को इफेक्ट करते हैं। वो हमारे सैटेलाइट को इफेक्ट कर सकते हैं, वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जिससे बनता है। तो ये सारे जो पोर्शन है वो स्पेस वेदर के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, सो ये हो गया। अब दोस्तों है वो है क्रैश कोर्स। सी सेट आपको पता है कि पिछली बार कितना मुश्किल आया, तो बहुत से बच्चों का वहां पे सपना टूट गया, कईयों के प्री जो है वो क्लियर हो गए, सी सेट रह गया। तो ये सारे इशू होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो डेडिकेटेड कोर्स है, इसके अंदर 100+ वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है, और वो भी सिंपल भाषा के अंदर। देन टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसके बाद वीकली डाउट्स जो हैं वो सेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि स्टूडेंट को बहुत डाउट्स होती हैं, तो वो जो है पूछ सकता है कि भाई क्या क्या इसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या कैसे सॉल्व करें। प्रैक्टिस शीट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, स्लीपी कोर्सेज आपको पता है कॉस्ट इफेक्टिव हमेशा होते हैं। तो ये इस प्राइस के ऊपर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल करके दोस्तों या इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मैं पूछूंगा क्वेश्चन किसके बारे में, अरोरास के बारे में। अरोरास के बारे में आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या है, इफ अ प्लेनेट हैज एन एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड दे प्रोबेबली हैव अरोरास। सेकंड है अनलाइक अर्थ जुपिटर एंड सैटर्न डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है मार्शियन एटमॉस्फेयर क्रिएट्स डिस्क्रीट अरोरास ओवर द सर्फेस ऑफ प्लेनेट। फोर्थ है मार्शियन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मोल्टन आयरन एट द इंटीरियर ऑफ द प्लेनेट। थोड़ा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो बच्चे जो रेगुलर मेरे लेक्चर देखते हैं तो यहाँ पे इसको मैंने डिटेल के अंदर समझाया भी हुआ है। कितनी स्टेटमेंट सी है, एक सी है, दो सी है, तीन सी है, चार सी है ना। तो देखते हैं पहले, इफ अ प्लेनेट हैज एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीजें तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आपके गैसेस होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड है जो एक जगह पे उसको इकट्ठा करती है। अगर आपने अरोरास का कंसेप्ट पढ़ा है तो उनके चांसेस हैं, ठीक है। अनलाइक अर्थ जुपिटर सैटर्न डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये गलत है। मार्शियन एटमॉस्फेयर क्रिएट अ डिस्क्रीट ऑरोरा ओवर द सरफेस ऑफ प्लेनेट, ये सही है। मार्शियन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मोल्टन आयरन एट द इंटीरियर ऑफ द प्लेनेट, ये गलत है। तो यहाँ पे अपने दो सही हुए, तो इट मीन्स के बी इसका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सो यहाँ पे इसको समझते हैं। पहले हमें क्या समझना, अरोरास क्या है। ऐसे ही आपने लाइटनिंग सिस्टम, आप कलर अलग अलग आपने देखे होंगे, ठीक है, आपने कहाँ देखे होंगे, वो बेसिकली जो हाई लैटिट्यूड एरिया है वहाँ पे विजिट करें तो देखने का नज़ारा ये अलग ही है, ठीक है, ऐसा मैंने भी सुना है मैं नहीं गया, ठीक है, ओके। सर यहाँ पे बात करते हैं अरोरास के बारे में। अरोरास के बारे में पहले तो ये है कि सन से जो है चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ का आपको पता है कि भाई वहां पे क्या है, वहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल अगर मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते हो तो वहां पे एस्ट्रोनॉट के बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट को इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सेंसर खराब कर सकते हैं, है ना, जो पावर ग्रिड है उसको खराब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, वो इधर को जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इस एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर अपनी गैस है, जैसे स्पेशली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उनके साथ ये जो है रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। कैसे कलर प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे उनका कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, इधर से जो है चार्ज पार्टिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर ऊपर वाले इसमें जो बैंड में चला गया। अब क्या होता है, जब ये ऊपर गया, मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पे, है ना, देन दोबारा ये वापस नीचे आएगा। ये इसने जब ऊपर गया तो यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी का एडिशन हुआ, जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे एनर्जी जितनी इसमें गई थी उतनी बाहर आएगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होएगी वो एज ए इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज होती है, ठीक है, और यही जो है वो लाइट हमें अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों, ओके। सो यहाँ पे दूसरा जो चीज़ थी वो थी कि मार्स की बात हम कर रहे थे, है ना। सो यहाँ पे अगर मार्स की बात करें तो मार्स की जो पहले जो कोर थी वो ठंडी नहीं, मोल्टन थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो है कूल हो गई, ठीक है दोस्तों। अब पहले जो था अगर आप देखोगे, कोर जो थी इसकी वार्म थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी और अच्छी खासी इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ठंडी होगी कोर, तो जिसकी वजह से ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी उतनी स्केल के ऊपर वो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसकी सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर रही, जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रीट अरोरास दिखते हैं। वो किस तरह के दिखते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिस्क्रीट अरोरा वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, ओके। सो
यहाँ पे आई गेस पूरा क्वेश्चन का हमने आंसर सारे टॉपिक जो है साइड्स कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, डू अदर प्लैनेट्स गेट ऑरोरास? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, उनके पास एटमॉस्फेयर है, देन उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे ऑरोरास हमें देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो है बेसिकली जीन एडिटिंग थेरेपी के ऊपर। रिसेंटली न्यूज़ में था, हमने जो है कार्टी सेल थेरेपी जो रिसेंटली वो की है, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया, फ्यू मिनट के अंदर कवर किया। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट कार थेरेपी जो है अपनी वो कवर की। देन उसके बाद जो लास्ट प्रीमिक्स था उसके अंदर मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, तो वो सारा काम अपना हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो पहले उसको भी देख लो ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे सिंपल जीन एडिटिंग का फॉर्मूला है। जीन एडिटिंग जो है वो क्या होता है, देखो जीन एडिटिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई मूवी है, आपने कोई कैमरे से मूवी शूट की और वो 20 मिनट की है। अब उसके अंदर आपने कुछ पोर्शन को काट देते हो, बाहर फेंक देते हो, कुछ और वीडियो थी वहां से उठा के इधर डाल देते हो, जैसे यूट्यूब पे पूरी वीडियो एडिटिंग होती है ना, तो वैसा ही जीन है। तो अपना जो जीन है उसको कहीं से काटेंगे और वहां से निकाल लेंगे। जीन क्या है, बेसिकली एक डीएनए का पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो वाला पोर्शन जो फंक्शनल है, जैसे मान लीजिए आई कलर है, आई कलर की ये मान लीजिए इतना डीएनए का पार्ट जो है वो उसके अंदर कोडिंग है, तो ये इसको हम जीन बोलेंगे। ठीक है, सो फंक्शनल जो उसकी यूनिट होता है, राइट। अब ये जीन एडिटिंग क्या इतनी आसान है कि सीधी मैंने ऐसे बता दिया और काम खत्म? नहीं, ये इसके बहुत से टाइप होते हैं। यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है जीन एडिटिंग, 2 लेक्चर है जीन एडिटिंग के ऊपर, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल जो है एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे मैंने डिटेल में वो सारी बात बताई कि जीन क्या होता है, किस किस तरह से ये सारा काम चलता है। अब सवाल ये है कि जीन एडिटिंग थेरेपी का, कि ये अगर हम सोमेटिक सेल या जेनेटिक सेल, जर्म सेल, दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस की बात है। यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो कहता है इट इन्वॉल्व्स अ मॉडिफाइंग अ पेशेंट्स डीएनए टू क्योर डिजीज कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द एडिटेड जीन इज पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। थर्ड है डिफेक्टिव ब्लड सेल कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, ओके, 1 and 2 3 1 3 ऑल ऑफ द अबव, कितने सही है? तो अगर हम देखें, देखो 2 तरह की जीन एडिटिंग होती है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है ठीक है, एडिटेड जीन पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये ठीक है। सो अपना आंसर जो है यहाँ पे हमें 1 and 3 देखने को मिलता है, दैट इज सी। ठीक है, अब यहाँ पे सोमेटिक एंड जर्मलाइन जीन एडिटिंग के बारे में समझो कि मान लो किसी पर्सन के ब्लड के अंदर कोई चेंज कर दिया। ठीक है, अभी कोई जीन एडिट कर दिया, मेरे मान लीजिए ब्लड के अंदर जीन एडिट कर दिया, तो जो मेरी फ्यूचर जनरेशन होगी, क्या उसके अंदर वो एडिटिंग, वो जो चेंज है जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये सोमेटिक सेल के अंदर है। अगर किसी के जो जर्म सेल के अंदर चेंज होता है, एग के अंदर हो चाहे स्पर्म के अंदर हो, वहां पे, क्योंकि देखो कि इंसान जो है आगे बच्चा कैसा बनता है, स्पर्म आते हैं, हाफ क्रोमोसोम जो है फादर से, एग हाफ मदर से, दोनों कंबाइन किए तो वो जो है क्रोमोसोम पूरे हुए और बच्चा चमचमाता बच्चा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जर्म सेल है वही तो आगे जो है ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं जर्म सेल के अंदर कोई चेंज कर दूं फिर वो बच्चे के अंदर दिखेगी। सो जो जर्म लाइन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है वो फ्यूचर जनरेशन के अंदर ट्रेवल करती है। एम्ब्रियो के अंदर चेंज कर दिया, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर कोई चेंज कर दिया, तो वो सारी आगे ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन जो है वो है यूरेनियम के ऊपर। ये क्वेश्चन 2012 बोल रहा हूँ 22 और देन 23 और उसके बाद अभी 24 है, तीनों साल में करवाया। एक बार करवाया, उसके बाद यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी के अंदर सेम कंसेप्ट को घुमा के पूछ लिया जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको मैराथन जब हम साइंस एंड टेक की करेंगे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे उसी में से ये क्वेश्चन निकला होता है। ठीक है, तो विजिबल लाइट के ऊपर क्वेश्चन आया, देन लाइफ आई के ऊपर आया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो तो विजिबल लाइट वाला था, ये लाइफ आई ना, ऐसा नहीं। इस लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत से हैं जो निकलेंगे। तो जो इस साल जो रिसेंटली क्वेश्चन है आपको देखोगे जो पास्ट क्वेश्चनों से किस तरह से वो निकले हैं, तो वही हमें जज करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है इट इज़ एन, यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करता है। इट इज़ एन आइसोटोपिक सेपरेशन प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम 238 आइसोटोप इन रिलेशन टू यूरेनियम 235 इन नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, सेकंड है यूरेनियम एनरिचमेंट 3 to 4% इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड स्टेटमेंट है स्टेट्स विद न्यूक्लियर वेपन टिपिकली यूज सो कॉल्ड द वेपन ग्रेड हाई एनरिच्ड यूरेनियम विच इज टिपिकली डिफाइंड 90%। ठीक है, हाई एनरिच्ड यूरेनियम और अबव। कितनी स्टेटमेंट से ये 1 and 3 2 3 ये सारी। अब ये क्वेश्चन देखो,
अब आपको लग रहा है कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा उसके बाद है, नहीं, 2012 यूट्यूब के 22 के अंदर यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है मेरी, देन 23 के अंदर भी जो है स्टार्टिंग में ये वीडियो है जिसके अंदर यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आप यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है मिला के देखना, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको चीजों को समझना है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके बाद यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहां पे जो है सही गलत क्या है, तो पहली स्टेटमेंट देखो गलत है, क्योंकि हम यूरेनियम 235 को एनरिच करते हैं, यूरेनियम 238 हमें इतना चाहिए नहीं, ठीक है। सो यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, 3 to 4% है पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 90% है जो है अपना वेपन ग्रेड के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल सही है। तो अपना जो है दूसरा तीसरा यानी कि सी जो है वही आंसर है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक आपको दिखा देता हूं, इधर इमेज है, ये सारा वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे अगर आप पावर रिएक्टर की बात करें 4 to 5% है, देन रिसर्च है, देन 90% है। ये बेसिकली होता क्या है, देखो यूरेनियम 235 हमें चाहिए, जो नेचुरल जब यूरेनियम की हम बात करते हैं ना उसके अंदर 1% या उससे लेस होता है, जब मतलब अगर मैं नेचुरल यूरेनियम को निकालूं तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ये दो मेजर चीज़ें हैं। यूरेनियम 238 हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है, इसके लिए अलग साइकिल चलता है, ठीक है, जिसके अंदर इसको जो है प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। हमें चाहिए यूरेनियम 235, लेकिन ये है 0.7%, ठीक है। तो मुझे दिक्कत क्या है, मुझे ये है कि भाई मुझे 4 से 5% चाहिए ताकि मैं इसका जो है रिएक्टर के अंदर यूज कर पाऊं, लेकिन ये है कितना, 0.7% है। तो हम इसको बढ़ाएंगे कैसे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए टोटल 100 है, ठीक है, जिसके अंदर यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये एग्जांपल है समझाने के लिए। मान लो ये 10 है, ये 90 है, तो यहाँ पे यूरेनियम 235 की परसेंटेज कितनी है, सी साइड आपने देना है, तो आप ये जानो 10% है, 90 और 10, 100 में से 10 है ये, तो 10% हुई। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाता हूँ गोल गोल, जैसे हमारे मक्खन वगैरह निकालते हैं ना उसी तरह से। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, इसमें से मैं 90 जो है यूरेनियम 238 हैवी होता है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो अब यूरेनियम 238 जब मैंने बाहर निकाला तो ये 50 ग्राम जो है यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो अब ये कितना बचा, 40। ये तो वैसा ही है क्योंकि इसको साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब कितना हुआ, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो गया, 20%, ठीक है। 40 और 10, 50 में से 10 कितने होते हैं, 20%। तो यहाँ पे देखो पहले 10% था, 20%, ऐसे ही कुछ इनरिचमेंट प्रोसेस इस तरह से काम करती है, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि किस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए, जो बहुत से लेक्चर अभी आ रहे हैं जहाँ फिर एमसीक्यू आ रहे हैं जो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपनी तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।